हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एजी 510 का तीसरे लेक्चर का दूसरा पार्ट कराने वाला हूं। क्योंकि तीसरा लेक्चर जो है थोड़ा बड़ा है, इसके लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में देखेंगे, जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में बोला था। ठीक है, तो यह तीसरे लेक्चर का दूसरा पार्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर के पहले पार्ट तक करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइटल क्या है। तो टाइटल है फंक्शन क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मिनरल विटामिन एंड वाटर। तो कल मैंने आप लोगों को फंक्शन क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट पढ़ा दिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोटीन और मिनरल का। फिर इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे विटामिन और वाटर का। देखिए, दो का देखने में ही वीडियो काफी लंबा आता है, इसलिए हम लोग दो दो का देखेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन क्या कार्य है प्रोटीन का। तो प्रोटीन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और यह विभिन्न तरीकों से हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे पहला है पॉइंट निर्माण और रख रखाव। तो प्रोटीन हमारे शरीर के ऊतकों, सेलों और इनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह नई सेलों के निर्माण, सेल मतलब समझिएगा कोशिका से। ठीक है, तो यह नई कोशिका के निर्माण में मदद करते हैं और पुरानी कोशिका की मरम्मत करने में मदद करते हैं। तो प्रोटीन जो होता है यह क्या करता है, हमारे शरीर के ऊतकों को और कोशिका को इनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बनाता है और यह नए कोशिका के निर्माण में मदद करता है, पुराने कोशिका की मरम्मत करने में मदद करता है। ठीक है, तो यह पहला पॉइंट हो गया। प्रोटीन हमारे शरीर का क्या करता है, रख रखाव करता है, निर्माण करता है। अगला है शरीर की संरचना। तो प्रोटीन मांसपेशियों, चर्बियों, बालों, चमड़े, नाखूनों और अन्य शारीरिक अंगों की संरचना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वे इन अंगों को सख्त और स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के जो भी अंग है, प्रोटीन मांसपेशियां, चर्बी, बाल, चमड़े, नाखून, अन्य किसी भी शारीरिक अंग कोई भी हो, उन सभी को क्या करता है, सख्त और स्वस्थ बनाता है, मजबूत बनाता है और स्वस्थ बनाता है। अगला है रक्त हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जानते होंगे आप लोग क्या होता है, रक्त। तो प्रोटीन एक ऐसा जैवाणु है या जैव गुण है जिसमें हीमोग्लोबिन हमारे रक्त को ऑक्सीजन के साथ पुनर्चित करने में मदद करता है, जिससे ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है यह एक जैव गुण है, हीमोग्लोबिन हमारे रक्त को ऑक्सीजन के साथ पुनर्चित करने में मदद करता है, जिससे ऑक्सीजन के वाहक के रूप में क्या करता है, कार्य कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं रक्त क्लॉटिंग। तो प्रोटीन जो होता है वह रक्त क्लॉट बनाने में मदद करता है। प्रोटीन क्या करता है, रक्त क्लॉट बनाने में मदद करता है, जो रक्त स्त्राव को रोकने में महत्वपूर्ण होते हैं। जब किसी को चोट या घाव की स्थिति होती है, उस समय आप लोग देखेंगे कि चोट लगने के बाद वहां पर थोड़ा सा व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो वही रक्त क्लॉटिंग होता है। उससे क्या होता है, उससे खून जो होते हैं रुक जाते हैं, खून जमने लगता है। सीधी बात ये समझिएगा कि रक्त का क्लॉट बनने लगता है। प्रोटीन जो होता है रक्त क्लॉट बनाने में मदद करता है, जो रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है जब किसी को चोट या घाव लग जाता है तब। अगला है उपानुकूलन, एंजाइम्स। तो आनुवांशिक प्रोटीन इंजेक्टिविटी द्वारा अवशोषण और अन्य केमिकल प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आनुवांशिक प्रोटीन इंजेक्टिविटी द्वारा अवशोषण और अन्य केमिकल प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि पाचन क्रिया में, जैसे एमिलेस, प्रोटेज और लिपेज के द्वारा होती है। ठीक, जैसे पाचन क्रिया में एमिलेस, प्रोटेज और लिपेज के द्वारा होती है। अगला पॉइंट है प्रतिरक्षा, डिफेंस। तो प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में कार्य करके विभिन्न प्रकार के पैथोजन और अन्य रोग कारक कारणों के खिलाफ हमारी प्रतिरक्षण प्रणाली की सहायता पहुंचाता है। तो पैथोजन क्या होता है आप लोग जानते होंगे, पैथोजन एक रोग कारक होता है जिसको क्या करता है, प्रोटीन रोकता है, हमारे शरीर के अंदर जाने से रोक देता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है हमारे अंगरक्षक की तरह कार्य कर सकता है, प्रतिरक्षण की तरह बोल सकते हैं, तो हमारे प्रतिरक्षण की तरह कार्य भी करता है। अगला है ऊर्जा। तो प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है, खास तौर पर जब आपके शरीर में कार्यों के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं है, उस समय प्रोटीन जो होता है आपको ऊर्जा प्रदान करता है। अगला पॉइंट हार्मोन।
तो कुछ प्रोटीन और पेप्टाइड्स हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं, कुछ प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि इंसुलिन और थायराइड हार्मोन। इंसुलिन और थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, तो यह क्या करते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो प्रोटीन के विभिन्न कार्य शरीर की संरचना और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसीलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारा आहार प्रोटीन से समृद्ध मतलब प्रोटीन युक्त हो। ऐसा ना हो कि जो भी हम आहार ले रहे हैं उसमें प्रोटीन न पाया जाए। ठीक है, तो यह था प्रोटीन। प्रोटीन से क्या हमें, प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन क्या करता है, उसको हम लोगों ने देखा। चलिए देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो प्रोटीन का वर्गीकरण उसके संरचना और कार्यों पर आधारित होता है, जिसमें पहला है संरचनात्मक प्रोटीन। कौन सा? संरचनात्मक प्रोटीन। ये प्रोटीन उनकी अद्वितीय मित्रता के कारण पहचाने जाते हैं। ठीक है, यह जो प्रोटीन होते हैं अपने दिव्य मित्रता के कारण पहचाने जाते हैं। इसमें अनुक्रमणिका प्रोटीन, उभययुक्त प्रोटीन और आइसोप्रोटीन शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह जो प्रोटीन होते हैं इनमें क्या क्या होता है, तो अनुक्रमणिका प्रोटीन, उभययुक्त प्रोटीन और आइसोप्रोटीन शामिल होते हैं। अगला है संरचनात्मक कार्यात्मक प्रोटीन। तो ये प्रोटीन निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए संरचित होते हैं। यह जो प्रोटीन होते हैं संरचनात्मक कार्यात्मक प्रोटीन, यह प्रोटीन निर्धारित कार्यों को करने के लिए संरचित होते हैं, मतलब बने होते हैं। इनमें एंजाइम, एंटीबॉडीज, रेस्टोपर्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स शामिल होते हैं। अगला है विभाजन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सेल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें सेल साइक्लिन्स, किनेटोचोर्मिन, केंडेसिन और आप्टोटोटिक प्रोटीन शामिल होते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रोटीन का सब नाम है, थोड़ा सा उल्टा उल्टा नाम ही सबका होता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोटीन का नाम है। अगला है परिवहन प्रोटीन। ये प्रोटीन सेल के भीतर और सेल के बाहर के तत्वों को परिवहन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब ये जो प्रोटीन होते हैं परिवहन प्रोटीन, यह सेल के कोशिका के भीतर और बाहर के तत्वों को परिवहन कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें हेमोप्रोटीन, हेमोग्लोबिन, माइग्लोबिन, ट्रांसफेरिन और आइसोप्रोटीन शामिल होते हैं। ठीक है, अगला नियंत्रण प्रोटीन। तो ये प्रोटीन संगठनिक और कार्यात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें जेक्टोसोन, गेन रेगुलेटर्स, साइक्लिन्स, इनहिबिटर्स और ऑप्टिक कांडीन शामिल होते हैं। आगे देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की आवश्यकता। तो प्रोटीन मानव शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो ऊतक और अंगों के निर्माण, विकास और निरंतर संरचना और नवीकरण में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन जो है मानव शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो ऊतक और अंगों के निर्माण, विकास और निरंतर संरचना और नवीकरण में मदद करता है। प्रोटीन मुख्य रूप से एमिनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है? मुख्य रूप से एमिनो एसिड से बना होता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता व्यक्ति की उम्र, वजन, ऊर्जा खर्च, शारीरिक गतिविधियां और व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। प्रोटीन की आवश्यकता व्यक्ति की उम्र, वजन, ऊर्जा खर्च, शारीरिक गतिविधियां और व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। साधारण रूप से वयस्क पुरुषों को, मतलब जो प्रण उनके लिए बोल रहा है, तो साधारण रूप से वयस्क पुरुषों को दिन में 56 ग्राम प्रोटीन और वयस्क महिलाओं को 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए इसको नोट कीजिएगा कि साधारण रूप से वयस्क पुरुष जो होते हैं उनको एक दिन में 56 ग्राम प्रोटीन और वयस्क महिलाओं को 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे मांसपेशियों के निर्माण में, इम्यून सिस्टम की सुरक्षा करने में और शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन स्रोत में मांस, मछली, अंडे, दूध, दाल, दाने, नट्स और बीज शामिल होते हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन के साथ साथ विभिन्न पोषक तत्वों की भी उपस्थिति होनी चाहिए, जैसे कि फाइबर, विटामिन, मिनरल आदि, ताकि सार्वभौमिक स्वास्थ्य का विकास या ध्यान रखा जा सके। प्रोटीन की अधिक या कम मात्रा लेना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसा कि मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था, कोई भी चीज हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे मिनरल हो, चाहे विटामिन हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ भी हो, यदि आप उसको आवश्यकता से अधिक लेंगे मतलब या अधिक लेंगे
या कम लेंगे। तो देखिए दोनों से लाभ होगा, अधिक लेंगे तो उससे भी लाभ होगा, कम लेंगे तो उससे भी लाभ होगा। आप भोजन को भी यदि अधिक खाएंगे तो उससे भी आपको हानि हो सकता है, ठीक है। कम खाएंगे तो क्या होगा, आपको भूख लगेगा। अधिक खाएंगे तो क्या होगा, जब अपच हो जाएगा, मतलब खाना नहीं पच पाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको सब उल्टी उल्टी होने लगेगा, मतलब तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि लिमिट में न इसको ज्यादा खाना चाहिए प्रोटीन को, न प्रोटीन को कम खाना चाहिए, ठीक है। कम खाएंगे तो कुछ टाइम तक चल सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए। चलिए ठीक है, चलते हैं अब आगे देखते हैं। इसका हमने रिक्वायरमेंट देख लिया। अब देखेंगे अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के विकास और प्रोटीन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन का मुख्य उद्देश्य शरीर की ऊर्जा की आपूर्ति करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, ऊर्जा स्तर बनाए रखना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना और अन्य कार्यों का समर्थन करना होता है। तो यहाँ कुछ प्रमुख प्रोटीन स्रोतों की एक सूची, चलिए उसको देख लेते हैं। जिसमें पहला है मांस और मांस उत्पाद, ठीक है। मतलब मांस से बनने वाले जो उत्पाद है वह और मांस एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, लेकिन लिमिट में यदि इसको यूज करेंगे तब, ठीक है। तो छोटे पशुओं का मांस जैसे मुर्गी, मछली, और बड़े पशुओं का मांस गाय, भैंस, बकरी मुख्य रूप से प्रोटीन के स्रोत होते हैं। दूध और दूध से बने उत्पाद भी अच्छे प्रोटीन स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। ये दूध जो है ये हमें गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, और भी जानवर जिनसे प्राप्त होता है, लेकिन मुख्य रूप से यही है गाय, भैंस, बकरी। तो इनसे यह क्या है, यह उत्पाद है किसका, पशु का। तो इसीलिए इसको बोला गया है मांस और मांस उत्पाद। तो दूध और दूध से बने उत्पाद भी अच्छे प्रोटीन स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। तो छोटे पशुओं का मांस जैसे मुर्गी हो गई, मछली हो गया, बत्तख हो गया, ये सब हो गए, और बड़े पशुओं का मांस गाय, भैंस, बकरी मुख्य रूप से प्रोटीन के स्रोत होते हैं। दूध और दूध से बने उत्पाद भी अच्छे प्रोटीन स्रोत हो सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जो भी होगा उसमें हम लोग लिमिट में यूज करेंगे, तब हमारे लिए फायदेमंद होगा। अगला पॉइंट, अंडे। तो अंडा एक अच्छा प्रोटीन स्रोत होता है। यह विभिन्न प्रकार के विटामिन और मिनरल के साथ साथ पूर्ण प्रोटीन प्रदान करता है, ठीक है। अगला है दाल। मूंग, अरहर, चना, मसूर आदि दालें भी उच्च प्रोटीन स्रोत होती हैं। यह विटामिन, मिनरल और फाइबर का भी अच्छा स्रोत होती हैं। अगला, दूध और दूध से बनी चीजें। तो दूध, पनीर, दही, पनीर आदि भी अच्छे प्रोटीन स्रोत होते हैं, ठीक है। दूध से बनी जो भी चीजें होती हैं वह भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। अगला है सोया उत्पाद। तो सोया उत्पाद समझिएगा, सोया से देखिए बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। आज के समय में तो इससे चिकन सूप बनता है सोया से, ठीक है। सब कुछ बनने लगा है आज के समय में सोया से। सोया मतलब समझिएगा सोयाबीन, ठीक है। तो सोया दाल, सोया चंक, सोया मिल्क और सोया पनीर आदि प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फोर्थ सेमेस्टर में कि सोयाबीन का दूध कैसे निकलता है, ठीक है। सोया मिल्क कैसे बनता है, मैंने आप लोग बताया था, यदि आप लोग देखे होंगे तो आपको याद होगा। तो देखिए यह जो होता है सोया प्रोडक्ट, जो भी होता है, जो भी सोयाबीन से बनता है या सोया से बनता है, वह सब प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि प्रोटीन, सोयाबीन जो होता है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। सोयाबीन के बीज को जो जिम उम करने वाले होते हैं वो सब भिगो कर रात को सुबह में खाते भी हैं। तो ये सभी भोजन विकल्प प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं। प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग बताया था कि एक वयस्क पुरुष को दिन में 55 ग्राम और महिलाओं को 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, फंक्शन क्लासिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन क्लासिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल को बोल देते हैं कहीं कहीं पर खनिज, याद रखिएगा, कहीं कहीं पर यदि खनिज का नाम आ जाए तो उसको मिनरल समझिएगा। तो मिनरल शरीर के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यों में सहायक होते हैं। ये शरीर के संरचना और शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के मिनरल्स के बारे में और उनके शारीरिक कार्यों के बारे में एक सूची बनाई गई, चलिए उसको देखते हैं। पहला है आयरन। तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है, जो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। आयरन जो होता है यह क्या है, एक मिनरल है जो क्या करता है, हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है, जो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है। अगला है कैल्शियम। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है और मांसपेशियों की संकुचन और बिड़बिड़ाहट को कम करता है, ठीक है। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। यह मांसपेशियों को बढ़ाने और संकुचन को कम करने में मदद करता है।
अगला है सोडियम और पोटेशियम, तो ये शरीर के तरल प्रबंधन में मदद करते हैं और मांसपेशियों की संकुचन और बिड़बिड़ाहट को कम करते हैं। अगला है जिंक, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जिंक जो होता है इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। अगला है सेलेनियम, तो यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ शरीर को कैंसर और हृदय रोगों से बचाने में मदद करता है। सेलेनियम क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ शरीर को कैंसर और हृदय रोगों से बचाने में मदद करता है। चलिए चलते आगे। फास्फोरस, तो फास्फोरस जो होता है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है और शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है। अगला है फ्लोराइड, देखिए क्लोराइड नहीं फ्लोराइड समझिएगा, क्लोराइड एक अलग होता है और फ्लोराइड एक अलग होता है, तो फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड दांतों की सुरक्षा में मदद करता है और कैरियस या दांतों की सड़न से बचाव करता है। फ्लोराइड जो होता है दांतों की सुरक्षा में मदद करता है और कैरियस या दांतों की सड़न से बचाव करता है। ये मिनरल स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और उनकी कमी के कारण विभिन्न समस्याएं हो सकती है, इसलिए स्वस्थ आहार में इन मिनरल की पूर्ति करना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन लिमिट में याद रखिएगा। यदि लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो फायदा करने की जगह नुकसान करेगा और जो पहले से आपके अंदर है वो सभी बाहर निकाल देगा। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं मिनरल का। तो खाद्य में मिनरलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। इसमें पहला है पौष्टिक मिनरल, तो ये मिनरल शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और समृद्ध पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो मिनरल होते हैं ये शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और समृद्ध पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम पौष्टिक मिनरल हैं जो हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों और दिल के स्वस्थ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है अपौष्टिक मिनरल, तो अपौष्टिक मिनरल क्या होता है, तो ये मिनरल भी शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन उनकी आवश्यकता सामान्यतः कम होती है। जैसे उदाहरण के लिए जस्ता मतलब जिंक, आयरन, आयोडीन अपौष्टिक मिनरल है, ठीक है, जो खून के उत्पादन, थायराइड ग्रंथियों की कार्यप्रणाली और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपौष्टिक मिनरल। पौष्टिक मिनरल क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखेंगे अगला विषाक्त मिनरल, तो ये मिनरल अत्यधिक मात्रा में खाने से हानिकारक हो सकते हैं। यह जो मिनरल होते हैं अत्यधिक मात्रा में खाने से हानिकारक हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोहे की अधिक मात्रा में लेने से हीमोग्लोबिन की अवहेलना हो सकती है जिससे एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि लोहा मतलब जैसे हो गया क्या आयरन, आयरन की अधिक मात्रा लेने से हीमोग्लोबिन की अवहेलना हो सकती है जिससे एनीमिया हो सकता है। इसी प्रकार से फ्लोराइड की अधिक मात्रा लेने से दांतों की सड़न, टूथ डीके और अन्य दांतों संबंधी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो इन मिनरलों को खाद्य में समाहित किया जाता है ताकि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं पूरी की जा सके। पूरी तरह से पोषक खाद्य पदार्थों में इन मिनरलों की सही मात्रा शामिल होनी चाहिए ताकि स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिल सके। तो यह था इसका क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे रिक्वायरमेंट, आवश्यकता। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल, मिनरल की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों में खनिजों की आवश्यकता विशेष रूप से हमारे शरीर को समुदायों के निर्माण और कार्यों को सुनिश्चित करना है। यह खनिज हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं या सहायक होते हैं। तो निम्नलिखित प्रकार के कुछ मुख्य खनिज हैं और उनकी आवश्यकता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला है कैल्शियम, तो कैल्शियम की क्या आवश्यकता है, तो कैल्शियम हड्डियों और दांतों के विकास और मजबूती के लिए आवश्यक होता है। यह रक्त में भी होने से हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। दूसरा आयरन, तो आयरन की क्या आवश्यकता है, तो आयरन रक्त अल्पता को बनाए रखने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के आवश्यक होता है। अगला है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो होता है यह हड्डियों को मजबूत बनाए रखने, मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और नसों के संबंधित कार्यों में मदद करता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है हमारे हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और नसों के संबंधित कार्यों में मदद करता है। अगला पोटेशियम, तो यह मूत्र और रक्त चालकता को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और मांसपेशियों को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। ठीक है, देखिए जो फंक्शन मैंने बताया था और मैं आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ चाहे किसी का भी हो तो लगभग देखिए दोनों सेम हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में आप एक ही लिख सकते हैं, यदि आपको याद नहीं हो रहा है दोनों तब एक ही लिख सकते हैं। आवश्यकता और कार्य दोनों बात एक ही है, क्या आवश्यकता है क्या कार्य करता है।
तो पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम हमारे मूत्र और रक्त चालकता को नियंत्रित करने के लिए मांसपेशियों को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है जिंक। तो जिंक इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने और खांसी और सर्दी जैसी संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। ठीक है। अगला है सेलेनियम। तो सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। लोगों से कैसे लड़ेगा। अगला है आयोडीन। तो यह थायराइड हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है और शरीर की ऊर्जा के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। अगला है फ्लोराइड। तो यह दांतों की सुरक्षा करता है और दांतों की मजबूती को बनाए रखने में मदद करता है। फ्लोराइड के बारे में आप लोग जान गए होंगे। फ्लोराइड जहाँ भी देखेंगे क्या करेगा, दांतों की सुरक्षा करेगा, दांतों को मजबूत बनाएगा, दांतों को सड़ने से रोकेगा। ठीक है। इन खनिजों को अपने आहार में समाविष्ट करके एक स्वस्थ आहार व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि हमारे शरीर को उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ठीक है। तो यही था इसका रिक्वायरमेंट। अब चलिए देखेंगे इसकी अवेलेबिलिटी एंड सोर्स। ठीक है। स्रोत और उपस्थिति। तो आहार में मिनरल की उपस्थिति और स्रोतों का विवरण हम लोग देखेंगे। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर होती है, तो दूध और दूध के उत्पाद में पालक, सरसों, मक्का, अंडा, मटर, दाल में पाया जाता है। कौन सा, कैल्शियम। ठीक है। देखिए हम लोग उपस्थिति और स्रोत देख रहे हैं। ठीक है। अगला है फास्फोरस। तो फास्फोरस की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर होती है, तो मीट, मछली, दूध, दाल, बियर, फल में फास्फोरस की उपस्थिति होती है। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम की उपस्थिति कहाँ पर होती है, तो आलू, केला, खजूर, टमाटर बनाने मतलब केला, दाल, फलों और सब्जियों में मिलता है। कौन सा, पोटेशियम। आगे देखते हैं उपस्थिति। मैग्नीशियम की उपस्थिति कहाँ पर होती है, तो दाल, दाने, अखरोट, अदरक, बैज, हरा साबूदाना, बजरी का आटा, बेसिल बीज, एवोकाडो, पालक, तिल के बीज में मौजूद होते हैं। कौन से, मैग्नीशियम। सोडियम कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है, तो नमक, मछली, दाल, दूध और दूध उत्पाद में होता है। आयरन, तो आयरन की उपस्थिति मीट, स्पिनच मतलब पालक, खजूर, दाल, बीटरूट, अखरोट, ड्राई फ्रूट में आयरन पाया जाता है। जिंक की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर होती है, तो मीट, दूध, दाल, दाने, अखरोट, खजूर, बैज, अंडे में मिलता है। ठीक है। अगला है आयोडीन। तो आयोडीन की उपस्थिति नमक में मिलता है, समुद्री भोजन में भी आयोडीन का अच्छा स्रोत मिल जाता है। अगला सेलेनियम। सेलेनियम की उपस्थिति फिश, मीट, अखरोट, मूंगफली, दाल, चावल में पाया जाता है। अगला है क्लोराइड। देखिए यह क्लोराइड हुआ, फ्लोराइड है, क्लोराइड है। तो क्लोराइड की उपस्थिति नमक में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो यह था अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ मिनरल्स। यह मिनरल्स आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें नियमित रूप से आपके आहार में शामिल करना आवश्यक होता है। अच्छा आहार खाने से पहले इन मिनरल्स की आवश्यकता की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है। तो यह था आप लोगों का तीसरे लेक्चर का दूसरा पार्ट, जो कि मैंने आप लोग बताया। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ये भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।